नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ केशव कुमार और स्वागत है आपका प्राइम टाइम डिबेट में। एक तरफ कोरोना की रफ्तार तेज हो रही है तो वहीं दूसरी तरफ पाबंदियों का दौर भी लौट रहा है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या देश संपूर्ण लॉकडाउन की तरफ आगे जा रहा है? अगर देश और प्रदेश में कोरोना को लेकर फिर से संपूर्ण लॉकडाउन हुआ तो क्या होगा? अगर मजदूर फिर से पलायन करने लगे तो उन्हें वापस लाना क्या आसान होगा? क्योंकि बार बार लॉकडाउन की डर से पलायन करने वाले मजदूरों के सामने जहां रोजी रोटी का संकट उत्पन्न होता है तो वहीं तीसरी लहर लौटने की चुनौती जो है वो भी एक बड़ी परेशानी सरकारों के लिए बनने वाली है, जो कि प्रदेश की प्रशासनिक व्यवस्थाओं, स्वास्थ्य अमले की तो अग्नि परीक्षा होगी ही, साथ ही अग्नि परीक्षा होगी अर्थव्यवस्था की। बात करेंगे तमाम मुद्दों के ऊपर, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट आप देखिए। देश में लगातार बढ़ रहा कोरोना के ग्राफ के साथ साथ कई तरह के मानवीय संकट फिर से सिर उठाने लगे हैं। कोरोना संक्रमण के साथ पाबंदी और सख्ती का दौर फिर से लौटने लगा है। दिल्ली में फिर से लॉकडाउन जैसी गाइडलाइंस जारी कर दी गई है। महामारी के बीच जिंदगी बचाने की जंग में फिर से रोजी रोटी और पलायन का संकट मुंह बाए खड़ा होने लगा है। ये संकट इसलिए बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है क्योंकि जिस तरह से दिल्ली में नई नई पाबंदियां लगाई जा रही हैं, उससे मजदूरों का पलायन भी शुरू हो गया है। वीकेंड कर्फ्यू लगने से पहले ही मजदूर चिंतित थे कि अब दिल्ली के प्राइवेट दफ्तरों में भी ताला लगाने के आदेश दिए गए हैं। यही नहीं, हरियाणा में हर दिन नई पाबंदियां लगाई जा रही हैं। 6 बजे तक दुकान खोलने के आदेश के बाद अब प्रदेश के 3 जिलों को छोड़कर 19 जिलों को रेड जोन में डाल दिया गया है। ऐसे में इन प्रदेशों में काम करने वाले प्रवासी मजदूरों के सामने एक बार फिर से रोजी रोटी का संकट छाने लगा है। पहले लॉकडाउन के दौरान जिस दर्द से मजदूरों को गुजरना पड़ा था, वही तस्वीर दिखाई देने लगी है। हजारों किलोमीटर छोटे छोटे बच्चों के साथ पैदल दूरी तय नहीं करनी पड़े, इसलिए इन पाबंदियों के बीच मजदूर जल्द से जल्द अपने घर पहुंचने की जद्दोजहद में जुट गए हैं। अब सवाल यह है कि अगर संपूर्ण लॉकडाउन की ओर बढ़ रहे हैं तो इसका क्या असर हो रहा है? रोजी रोटी का संकट बढ़ रहा है, बेरोजगारी बढ़ रही है, मजदूरों का पलायन शुरू हो गया है, अर्थव्यवस्था पर असर दिखने लगा है, उद्योग धंधों पर असर पड़ रहा है, भूखमरी की स्थिति पैदा हो सकती है, व्यापारियों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। अब सवाल यह है कि आखिर मजदूरों और गरीबों की चिंताएं क्यों बढ़ रही हैं? क्योंकि मार्च 2020 में जब देश में पहली बार लॉकडाउन लगा तब देश थमसा गया था, जो जहां था वहीं रुक गया था। ऐसे में सबसे ज्यादा परेशानी गरीबों और प्रवासी मजदूरों को ही हुई थी। दूसरे राज्यों में काम करने वाले मजदूर पैदल ही परिवार के साथ अपने गांव के लिए निकल गए। इस दौरान उन्हें कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। अगर फिर से वही स्थिति आती है तो मजदूर इन मुश्किलों से कैसे निपटेंगे? एक तो रोजगार जाने का डर सता रहा है, तो दूसरा पेट भरने की चुनौती से भी 2-4 होने का खतरा उन्हें दिख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो सबसे बड़ा सवाल तो इसी बात को लेकर है कि रोजी रोटी का जो संकट ये उत्पन्न हो रहा है, आखिर इससे निपटने का क्या कुछ तरीका सरकारों के पास है? जो पैनल मेरे साथ जुड़ा है उनका परिचय मैं आपसे करा दूं। मेरे साथ आकाश जिंदल जी हैं, जो कि अर्थशास्त्री हैं। रमन मलिक जी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ होंगे। महिमा सिंह कांग्रेस की प्रवक्ता हमारे साथ होंगी और हरदीप पाडला जेजेपी प्रवक्ता हमारे साथ होंगे। बहुत स्वागत है आप सभी का हरियाणा न्यूज पर। मलिक साहब, मैं शुरुआत आपसे कर रहा हूं। चुनौती आगे दिखनी शुरू हो चुकी है और हालात भी वैसे वैसे बनने शुरू हो चुके हैं। जो सख्तियां कभी 5 जिलों में जो हुआ करती थी, हफ्ते भर के अंदर वो जिले 19 पहुंच चुके हैं। क्या कुछ एक्शन प्लान है आगे का सरकार का? नमस्कार। और आपके कार्यक्रम पे सबसे पहले तो मैं यही बोलूंगा कि अगर जरूरत ना हो तो जो
कार्यक्रम देख रहे हैं उन भाइयों बहनों मित्रों से ये एक गुजारिश है, इल्तिजा है, हाथ जोड़ के करबद्ध निवेदन है कि अगर जीवन मरण का काम ना हो, अगर कोई ऐसा काम ना हो जिसके करे बिना बहुत बड़ा कोई नुकसान हो रहा हो, तो कृपया करके घर से बाहर ना निकलें। जो व्यक्ति जहां से काम अपना कर सकता है वो करे, अपने को अपने परिवार को कोरोना महामारी से बचाएं, 2 मास्क पहन के बाहर जाएं, 2 गज की दूरी निभाएं और अपना टीकाकरण जिन्होंने नहीं कराया वो कराएं, जिन्होंने पहली डोज ले ली और दूसरी नहीं ली वो दूसरी लें। ये गुजारिश इसलिए कर रहा हूं क्योंकि हम सब एक परिवार हैं, विचारधाराएं अलग हो सकती हैं, लेकिन जान है तो जहान है। और उसके साथ साथ ये भी बिल्कुल स्पष्ट रूप से बोलूंगा कि सरकार ने हर प्रकार के जो जरूरी कदम है वो उठाए हैं और निरंतर एक प्रयास चल रहा है और निरंतर उसके ऊपर कार्य प्रगतिशील है। केंद्र सरकार भी सभी भारतीयों में जो अति पिछड़े गरीब हैं, जो निम्न वर्ग के लोग हैं, उन सबको 80 करोड़ से ऊपर जनता को भोजन पहुंचा रही है, पहुंचाती रहेगी। लेकिन कुछ ना कुछ हमारे को भी करना है और हमारे को ये करना है कि जब तूफान आ रहा हो तो बिना बात के मूर्ख की तरह खड़े ना हो। जब तूफान आ रहा हो तो आराम से कहीं छाए, कहीं देख के बैठ जाएं, ऐसी जगह जहां ना पेड़ अपने ऊपर गिरे और तूफान भी निकल जाए। ठीक है मलिक साहब, आपने जो सुझाव दिए हैं, आपने जो लोगों को जागरूक किया है, निश्चित तौर पर वो ठीक है, मैं उसको डिनाई नहीं कर रहा हूं। लेकिन सर मेरा सवाल फिर से वही है, क्योंकि देखिए मजदूरों का पलायन शुरू हो चुका है, अर्थव्यवस्था को लेकर बहुत बड़ी चुनौतियां जो है वो सामने आने वाली हैं। एक तरीके से भीड़ का समय शाम का समय ही माना जाता है बाजारों के लिए, अर्थव्यवस्थाओं के लिए, लेकिन 6 बजे तक सभी दुकानें बंद हो जाती हैं। तो ऐसे में रोजगार का संकट सरकार के सामने आने वाला है सर, उसका मैं एक्शन प्लान पूछ रहा हूं। ये मेरा इनिशियल क्वेश्चन है आपसे। देखिए, आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि इस समय रोजगार के लिए जो अवसर हैं वो हैं, और जो आय वर्ग जिसका लोग ज्यादा शाम को करते हैं वो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में है, जो मेजरली डिपेंडेंट होते हैं, तो उनके लिए भोजन की व्यवस्था तो है ही है, राशन की। उसके अलावा भी जो आयुष्मान भारत के माध्यम से, दूसरे माध्यम से चीजें करी गई हैं, और सरकार ने अलग एक रेट लिस्ट भी निकाली है जिससे कि हर एक कोई वो व्यक्ति जो इस बीमारी से, बस खुदा न खास्ता भगवान न करे उसके ऊपर इसका प्रहार पड़ता है, तो वो उसको बचा सके। लेकिन साथ साथ हमको ये भी देखना पड़ेगा भाई कि आप बार बार जो बात बोल रहे हैं कि आप कमाएंगे कहां से, आप कमाएंगे कहां से, आप होंगे तो कमाएंगे ना। जब दिक्कत इस प्रकार की पूरे विश्व में है, जो न्यूयॉर्क टाइम्स भारत को मलिक साहब ये जो फॉर्मूला, नहीं मैं सुन ही रहा हूं सर, मेरी भी तो सुन लीजिए ना। ये जो न्यूयॉर्क टाइम्स जैसे पत्रकारिता है ना, जो भारत को पाठ सिखाने की कोशिश सर, अब नेता सिखाएंगे क्या कि हमें पत्रकारिता कैसे करनी है? एक मिनट, अब राजनेताओं से हम सीखेंगे क्या पत्रकारिता? सर सुन लीजिए, मैं आज 7 मिनट से आपको सुन रहा हूं सर, आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं। 10 सेकंड और सुन लीजिए, उसके बाद मैं सुनता रहूंगा। चलिए मैं 10 सेकंड और सुनता हूं, बोलिए। तो जो न्यूयॉर्क टाइम्स जैसी पत्रकारिता है ना, उसको हमको नहीं करना चाहिए कि अपने देश में रोज के 14 लाख के ऊपर केस आ रहे हैं और भारत को ये सिखाया जा रहा है कि किस प्रकार से अपने आप को बचाया जाए। तो जो संयम का काम हो उसे संयम से करना चाहिए। ठीक है, मैं बिल्कुल मान रहा हूं आपकी बात को, जो संयम का काम है वो संयम से करना चाहिए। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूं। मैं महिमा जी से पहले एक इनिशियल कमेंट लेता हूं, फिर मैं पॉइंट्स के ऊपर आऊंगा। महिमा जी पहले आपके पास मैं आ रहा हूं, फिर मैं हरदीप जी के पास आऊंगा। रखिए अपनी बात। केशव जी, देखिए ऐसा है कि सरकार पिछली 2 वेव के अंदर जो प्रदर्शन दिखाती रही है देश को, नागरिकों को, मैं बिल्कुल भाजपा के प्रवक्ता की बात से सहमत हूं कि हम सबको बहुत एहतियात बरतने की जरूरत है।
हम सबको बहुत ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है, चौकन्ना रहने की जरूरत है, अपनी अपनी जगह थम जाने की जरूरत है। लेकिन शायद हम आप यहाँ बैठकर अपनी सहूलियत से ये बात कह पाने की जगह पर हैं, हम इतने प्रिविलेज्ड हैं कि हम ये कह सकते हैं। लेकिन शायद जिन माइग्रेंट लेबर्स की बात आप कर रहे हैं, जिन मजदूरों की बात आपकी रिपोर्ट में दिखाई गई है, शायद उनके पास मेरे आपके जैसे प्रिविलेज नहीं है। हम अपने घरों में बिल्कुल सेफ सुरक्षित रजाइयों में ब्लोअर्स लगा करके सर्दी का इंतजाम कर करके बैठे हैं। लेकिन एक तो सर्दी की महामारी, एक तो कोल्ड वेव, ऊपर से ये कोरोना की महामारी जिस प्रकार से छाई हुई है देश के ऊपर, उसका सामना सिर्फ और सिर्फ नीति से, स्ट्रैटेजी से, प्लान से किया जा सकता है। ये बात पहली वेव के समय से हमें समझ आ जानी चाहिए थी। हर सरकार के लिए विश्व भर में ये एक झटका था, ये तो बिल्कुल निश्चित है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जब तक दूसरी लहर आई तब तक लगभग 220 दिन बीत चुके थे, यानी लगभग एक पूरा साल, पौना साल बीत चुका था। उस समय तक हमारे पास नीति तैयार होनी चाहिए थी। उसके बाद भी कहीं ना कहीं नीतियों में कोताही दिखती रही। आज भी देश का हर नागरिक ये जानना चाहता है हमारी सरकार से, हमारे प्रधानमंत्री से, कि हमारी सुरक्षा के लिए क्या नीतियां बनाई गई हैं, हमारे लिए क्या इंतजामात किए गए हैं, अस्पतालों में ऑक्सीजन में क्या इजाफा किया गया है। अभी बात हम कर रहे थे दुकानें 6 बजे बंद हो जाने की, लेकिन हम हाल तक ये देखते रहे हैं कि दुकानें, जो जरूरत की दुकानें हैं, जहां भीड़ लग जाती है 5:45 बजे, क्योंकि पता है 6 बजे दुकान बंद हो जाएगी, व्यक्ति 5 बजे ऑफिस से लौटता है, 5:45 बजे वहां भीड़ लग जाती है। लेकिन शराब के ठेकों के ऊपर इस तरह की रोक नहीं देखी गई। तो हरियाणा की सरकार से हरियाणा का हर नागरिक ये गुहार करता है, कि पूछता है कि किस तरह की नीति है, क्या ये कोई दोहरी नीति है। व्यापारी अपनी जगह परेशान है, व्यापारी ये जानना चाहता है कि क्या मैं जरूरत का सामान छोड़ के शराब बेचना शुरू कर दूं, या नागरिक ये पूछना चाहता है कि क्या मैं जरूरत का सामान नहीं खरीदूं। तो ये सारे सवाल हैं केशव जी, आपकी रिपोर्ट ने इन सभी सवालों को पुख्ता तरीके से उठाया है, और इन सभी सवालों का जवाब हमारी सरकार के प्रतिनिधि यहाँ मौजूद हैं, यदि वो दे दें तो फिर मुझे लगता है कि नागरिक निश्चिंत हो जाएंगे। उसमें मैं भी हूँ और आप। मैं जवाब लूंगा। मलिक साहब तो कह रहे हैं कि जान है तो जान है, प्रधानमंत्री जी कहते हैं जान भी और जान भी। अब किसी एक चीज को तो मैं आऊंगा आपके पास मलिक साहब, लेकिन उससे पहले मैं हरदीप जी के पास जा रहा हूं। हरदीप जी रखिए अपनी बात। देखिए केशव जी, सबसे पहले तो महिमा जी ने बहुत लंबी बातें टीवी आपके चैनल के माध्यम से रखी हैं। देखिए, इन्हें एक बात समझनी चाहिए कि जो ये कोरोना जो बीमारी आई है, केवल हरियाणा में नहीं आई, पूरे विश्व के अंदर ही आई है। और जो बुरा हाल कांग्रेस की सरकार है, जहां पे कांग्रेस की जो जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार थी, जितनी बुरा हाल उनमें हुआ, आपने पीछे देखा होगा पिछली लहर में भी बद से बदतर स्थिति उन प्रदेशों की हुई थी जहां पे कांग्रेस की सरकार थी। महिमा जी ने बहुत सी बातें यहां बताई, लेकिन मेरे से इनसे गुजारिश है कि ये बातें शायद ही इनको अपने स्टेट जहां पे कांग्रेस की सरकार थी उन्हें भी बताना चाहिए था। इन्होंने कहा कि दूसरी लहर के बाद हरियाणा सरकार ने क्या किया। मैं आपको बताऊं, जब पिछली बार लहर आई थी, हमारे प्रदेश के माननीय उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी ने खुद मॉनिटरिंग की थी, और आप देखिए उसके बाद एहतियातन मेरे ख्याल से हर जिले के अंदर ऑक्सीजन प्लांट लगभग 50 ऑक्सीजन प्लांट लगाए गए प्रदेश के अंदर। इनकी कितना इन्होंने कांग्रेस ने राज किया, मैं तो पूरे हरियाणा के अंदर 2 ऑक्सीजन प्लांट भी नहीं थे पहले। तो महिमा जी, मैं ये कहूं कि आपको नसीहत देने से पहले मेरे ख्याल से सभी जहां पे कांग्रेस के जो प्रतिनिधि है उन्हें भी नसीहत देनी चाहिए। जब अब की बार है, देखो, जब कोई महामारी आती है निश्चित तौर पे दिक्कत सबको आती है, गरीब को भी आती है, अमीर को भी आती है। अगर गरीब आदमी को अपने श्रम के लिए दिक्कत है तो निश्चित तौर पर बड़ी बड़ी फैक्ट्री वालों को भी दिक्कत आती है। इसलिए प्रदेश सरकार जो करती है कार्रवाई, सभी को देखकर, सभी को बराबर रखकर काम करती है। ठीक है पाटला साहब, मेरा सवाल एक बार फिर से आपसे वही है कि अर्थव्यवस्था का पहिया जो है वो ट्रैक पर रहे, इसके लिए पिछले 2 अनुभवों से, पिछली 2 चुनौतियों से क्या कोई अनुभव लिया है, और अगर लिया है तो उसका एक्शन प्लान क्या है? क्योंकि चुनौती एक बार फिर से वैसी आने वाली है, जो कि इकोनॉमिकल क्राइसिस आ सकता है अगर ठीक से नहीं निपटा गया उस चीज से। तो देखिए, आपने ये जो श्रम जो लेबर हमारा तबका है, सबसे ज्यादा दिक्कत उसी की बात हुई थी। मैंने आपको पिछली बार बताया था कि
जन जो योजना जो खाते खुलवाए गए थे उसके तहत हर गरीब आदमी को, देखिए उनके लग्जरियस लाइफ तो नहीं दी जाती इस महामारी में, लेकिन जो खाने पड़ा है, जो उनका बच्चों के लिए खाना है, उनके लिए हर खाते के अंदर पैसे भी डाले गए थे। पाटला साहब, इसमें चीजें क्या आई थी? चीजें निकल कर ये आई थी, पिछली 2 स्टडीज जो की गई हैं कि जो ईडब्ल्यूएस है, जो पीडब्ल्यूडी बीपीएल कार्ड जिन लोगों के बने हुए हैं, ठीक है सर, उन लोगों के लिए निश्चित तौर पर आप लोग प्रोवाइड करवाते हैं, राशन भी, सुविधाएं भी वो है, लेकिन उसके अलावा भी एक बहुत बड़ा ऐसा तबका है जो कि बीपीएल में नहीं आता है लेकिन गरीब है। वो जो डेली की इनकम है वो कमा लेता है, लेकिन अगर काम पे जाता है तो ही कमा पाता है उस पैसे को। सवाल यहां पर यह है ना कि जब स्थिति सामान्य नहीं रहेगी तब कैसे कमाएगा? देखिए, मैं वही कह रहा हूँ, बीमारी की जो स्थिति है, देखिए सरकार बीमारी की स्थिति को सामान्य नहीं कर सकती, क्योंकि जो चीज भगवान की दी है उसको हम उसके लिए कंट्रोल कर सकते हैं उसको। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जो गरीब आदमी है उनको जीवन यापन हो सके, उसके बच्चों को कोई दिक्कत ना आए, यहां तक कि कैश भी उनके खातों में डाला जाएगा। ठीक है, मलिक साहब के पास में आता हूं। मलिक साहब, रखिए अपनी बात। देखिए, मेरी बहन पूछ रही थी कि 2021 जनवरी सेकेंड वेव उसके बाद जब आई थी और आज 2022 जनवरी में हम क्या परिवर्तन आ गया, और उनका सवाल ठीक भी है। कल भी आपके चैनल पर ये आंकड़े मैंने दिए थे, दोबारा देता हूं। हमारे यहाँ पे लगभग 84 पीएसए प्लांट लगाए जा चुके हैं जो ऑपरेशनल है महिमा जी। लगभग कोरोना के लिए जो हमारे ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर होते हैं 72 तो 19 उपलब्ध हैं। ऑक्सीजन डी टाइप सिलेंडर जो है वो ऑलमोस्ट 5000 हैं। बी टाइप सिलेंडर 9000 से ऊपर हैं। वेंटिलेटर 3150 हैं, जिसमें कि 551 पीडियाट्रिक के लिए हमने अलग से रखे हुए हैं। कोविड के लिए सरकारी जो बेड हैं वो 4176 हैं। प्राइवेट उसमें जो आईसीयू बेड हैं अलग वो 571 हैं। प्राइवेट के अंदर 8543 कोविड बेड हैं आज की डेट में। 4465 आईसीयू बेड हैं। इनका कुल जोड़ जो बनता है 12719 नॉर्मल बेड है और 5036 आईसीयू बेड है। इसके अलावा अगर मैं आज की बात करूं, यथास्थिति आज की, तो हम लगभग जो लास्ट हेल्थ बुलेटिन है उसके हिसाब से 2,32,000 से ऊपर डोजेज आज के दिन में लगी हैं, जिसमें प्रिकॉशन डोज जो है फिर से तीसरे दिन भी 11,000 से ऊपर लगी हैं। यानी कि आप कह रहे हैं जो मेडिकल अपरेटस है वो एकदम दुरुस्त है, सर, उसमें बता रहा हूं, कहीं परेशानी वाली बात नहीं है। नहीं, हम सर आपको और आंकड़ा दे रहा हूं। 2,17,00,000 पहली डोज लग चुकी है। दूसरी डोज, जिनको 2 डोजेज लग चुकी हैं, ऐसे 1,55,00,000 हो चुके हैं। कुल में 3,72,00,000 डोजेज लग चुकी हैं। हमारे प्रदेश की लगभग 2.5-3 करोड़ की जनता है। उनमें से बच्चों को अगर हटा दें, व्यस्त हटा दें, तो लगभग 3,72,00,000 डोजेज फर्स्ट और सेकंड मिला के लग चुकी हैं। मेरा कहने का सिर्फ अभिप्राय ये है कि बहन, ये तो है जो तथ्य आज के समय पे आंकड़े हैं, आप चाहें तो इसको वेरीफाई करा लें। दूसरी चीज आपने बड़ा प्रश्न उठाया ग्रोसरी का, कि जी वो मेन दुकानें होती हैं। जो पंसारी की दुकान है, जो फल सब्जी की दुकान है, उनके लिए 6 बजे बंद नहीं है, वो अपने नॉर्मल समय तक रह सकते हैं। उसमें प्रावधान ये जरूर दिया हुआ है कि दूरी बना के रखें, कितने लोग हो सकते हैं, ये जरूर दिया हुआ है और वो होना भी चाहिए। उसके अलावा अब आपसे सिर्फ ये बात करूंगा कि आप कृपया करके मेरे को ये बता दीजिए कि आज के जो आंकड़े आए हैं उसमें आपकी एक महाराष्ट्र की सरकार है, एक जहां से आपके प्रमुख सांसद आपकी पार्टी के राहुल जी, वहां इन दोनों प्रदेशों में कितने कितने जोड़ आए हैं आज के संक्रमण के, वो बता दें, खुद पता लग जाएगा कौन क्या काम कर रहा है। ठीक है, मैं जवाब लेता हूं। महिमा जी, रमन मलिक साहब का भी यही सवाल है और हरदीप पाटला साहब का भी यही सवाल है कि आप दूसरी सरकारों पर तो उंगली उठा रही हैं, लेकिन आपकी सरकार क्या कर रही है? मैं बिल्कुल बताती हूं आपको केशव जी।
सोनिया गांधी जी ने 1 जनवरी को ही कांग्रेस शासित जितने भी राज्य हैं वहां के मुख्यमंत्रियों को फोन के माध्यम से न सिर्फ चौकन्ना किया था, न सिर्फ उनसे सुरक्षा को प्रबल करने का आह्वान किया था, जबकि उसके अलावा उन्होंने कोविड सुरक्षा को लेकर बनाई गई नीतियों का भी संज्ञान लिया था और उनको पुरजोर तरीके से ये कहा था कि टेस्टिंग बढ़ाएं, बेड को, ऑक्सीजन को, जैसे जिस प्रकार अभी भाजपा के प्रवक्ता ने हमें आंकड़े दिखाए सारे और बतलाए हैं, उसी प्रकार से ये 1 जनवरी को कांग्रेस की तरफ से और हमारी माननीय अध्यक्षा की ओर से किया जा चुका है, जबकि हमने देखा कि प्रधानमंत्री जी ने अभी बीते 2 दिनों के अंदर ही चिट्ठी लिखी सभी राज्यों को, प्रदेशों को। तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है और मुझे लगता है सभी सहमत होंगे कि नमस्ते ट्रंप से पहले से हमारे माननीय नेता राहुल गांधी जी चेताते आए थे सरकार को। डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने जब दूसरी लहर के समय ये कहा था कि ऐसा कुछ नहीं है, तब भी राहुल गांधी लगातार चेताते रहे थे, लेकिन बाद में उन्हीं चीजों का हमें सामना करना पड़ा, उन्हीं परिस्थितियों का सामना करना पड़ा जिसके लिए चेताया जा रहा था। और देखिए, मैं तो हमेशा एक ही बात कहती हूँ कि देश का जो हित है, सभी नागरिकों का जो हित है, वो हम सभी का प्राइम कंसर्न होना चाहिए और वो है भी। विपक्ष का कार्य है सवाल करना। यहाँ आप लोगों ने दोनों प्रवक्ताओं ने जहाँ कांग्रेस का शासन है वहाँ का सवाल मुझसे उठा लिया, क्योंकि बहुत कम प्रदेश हैं, जबकि कोरोना प्रदेश देखकर नहीं आ रहा है, ना ही देश देखकर आ रहा है। और वही बात मैंने पहले भी कही कि भारत के अंदर भी बाकी देशों की तरह से ये नहीं पता था कि किस तरह की महामारी आने वाली है। तो पहली वेव के अंदर जो हुआ तो हुआ, बार बार चेताने के बावजूद, हालांकि उस समय नमस्ते ट्रंप किया गया था, कोरोना आया उस तरीके से जैसे नहीं आना चाहिए था। लेकिन आज की यदि हम बात करें, हरियाणा के अंदर अंबाला में जो परिस्थितियां बनी हैं केशव जी, उसके ऊपर मुझे लगता है कि सरकार की जवाबदेही बनती है। मैंने अभी बताया कि कांग्रेस के शासित राज्यों में क्या हो रहा है और हमारी माननीय अध्यक्षा लगातार संपर्क में बनी हुई है मुख्यमंत्रियों के साथ। और 1 जनवरी से, जबकि उस समय केसेस बहुत ज्यादा नहीं बढ़े थे, तब से लगातार उनसे पत्राचार भी कर रही हैं, उनसे दूरसंचार के माध्यम से बात भी कर रही हैं और उनको चेता भी रही हैं और उनको फीते कस लेने के लिए वो बोल चुकी हैं कि बिल्कुल कोई कोताही नहीं रहनी चाहिए, कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। ठीक है। बावजूद उसके आप यदि देखेंगे जो प्रदेशों की सूची है आज जहां पर कोरोना ज्यादा है, जहां संक्रमण बढ़ रहा है, उसमें ऐसा नहीं है कि कांग्रेस शासित जो राज्य हैं वो ज्यादा अग्रणी है या वहां पर ही ज्यादा बढ़ रहा है। हम हरियाणा में बैठे हैं, हमारा अनिल विज जी का, हमारे स्वास्थ्य मंत्री का राज्य है। अभी बात उठाई गई थी राहुल गांधी जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी की, तो हमारे हरियाणा के अंदर जो स्वास्थ्य मंत्री की जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वहां पे जो हालात हुए हैं, वहां अस्पतालों के अंदर जो हालात बन रहे हैं, वो किसी से छुपे नहीं है। और फिर मध्य प्रदेश की बात भी दूर नहीं है केशव जी, जहां जो पर्यटन मंत्री हैं, इस समय पर पर्यटन मंत्री का जो किरदार है वो बहुत अहम हो गया है। पर्यटन मंत्री उषा ठाकुर का आज का बयान यदि आप देखिए तो चौंकाने वाला है, हैरान करने वाला है। वो बिना मास्क के सभी जगह जनसंपर्क कर रही हैं और कह रही हैं तुम्हारे मास्क से मेरा गमछा अच्छा। वो बिना मास्क, बिना गमछे के बातचीत कर रही हैं और फिर बस बीच में गमछा लगा करके कह दे रही हैं मेरी इम्यूनिटी तुम सबसे बहुत ज्यादा स्ट्रांग है और तुम्हारे मास्क से तो मेरा गमछा अच्छा है। यदि न सिर्फ लीडर होते हुए, एक मंत्री होते हुए भाजपा की ओर से इस तरह की बातें आती हैं, तो फिर ये बताइए कि कोताही कहाँ है और जवाबदेही किसकी है। ठीक है महिमा जी, मैं लूंगा इस सवाल का जवाब। रमन साहब के पास में आऊंगा, लेकिन हरदीप जी बीच में कुछ कहना चाह रहे हैं। हरदीप जी, पहले मैं आपके पास आता हूं। मैं महिमा जी से क्वेश्चन ये कर रहा था कि हमने जो इनसे क्वेश्चन किया था, ये कहा था कि जहां पे कांग्रेस की सरकारें हैं वहां पे सरकार क्या कर रही है। इन्होंने तो एक बात कह के पल्ला झाड़ लिया कि सोनिया गांधी जी पत्राचार कर रही है, सोनिया गांधी जी को हमें ये पत्राचार नहीं बताए। हमने से इनसे ये रिक्वेस्ट है, ये बताया कि उन सरकारों ने दूसरी लहर के बाद अब आज की जो तैयारी है उन प्रदेशों में क्या तैयारी की है। अब ये कहते भाई सोनिया गांधी जी के पत्राचार करने से तुम्हारे ख्याल से कोरोना या गरीब आदमी का भला होने वाला नहीं है। सोनिया गांधी जी के वीडियो कॉन्फ्रेंस करने से तो कुछ होने वाला नहीं है। आप मुझे बताएं कि इनके मुख्यमंत्रियों पे, जहां पे इनकी सरकार है, सोनिया गांधी जी के पत्राचार और सोनिया गांधी जी के वीडियो कॉन्फ्रेंस का कोई फर्क भी पड़ा है कि नहीं पड़ा। आप हमें ये बताएं कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और पत्राचार के बाद इनकी सरकार ने वहां पे क्या किया, इस बीमारी से गरीब आदमी को बचाने के लिए कितने, क्या इन्होंने प्लान्स लगाए हैं या क्या किया, कितने हॉस्पिटल्स बनाए। हमें तो ये क्वेश्चन पूछना है इनसे। ठीक है,
महिमा जी, जैसे उन्होंने लेक्चर दे दिया कि सोनिया गांधी जी ने रमन मलिक जी ने रिकॉर्ड रखे हैं, गरीब आदमी से कुछ नहीं होना। जैसे आंकड़े रमन मलिक जी ने दिए हैं, वो कह रहे हैं कि आप उस तरह से ब्रीफ कीजिए, बताइए स्पेसिफिकली क्या किया है। ये मुख्य जवाबदेही की जगह पर यदि हमें रख रहे हैं तो शायद ये मानते हैं कि आज भी देश का मार्गदर्शन कांग्रेस ही करे, और ऐसा चाहते हैं कि कांग्रेस ही उस मार्गदर्शन को करती रही जैसे पहले करती रही है। मैंने आपको ये देखिए आंकड़े जिस तरह से अभी रमन मलिक जी ने बताया, हम हरियाणा के अंदर चर्चा कर रहे हैं, हम हरियाणा बीच में हस्तक्षेप नहीं करें, अपने अवसर का इंतजार करें। केशव जी, आपके चैनल का जो नाम है वो हरियाणा न्यूज है, और हम हरियाणा न्यूज के अंदर बात कर रहे हैं, हरियाणा के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। मैं हरियाणा की प्रवक्ता हूँ, राष्ट्रीय प्रवक्ता नहीं हूँ। हरियाणा न्यूज पूरे राष्ट्र के अंदर देखा जाता है, गलत कह रहे हैं महिमा जी आप। नहीं, हस्तक्षेप नहीं करें केशव जी, आप सुनिश्चित करें कि हस्तक्षेप न हो। जी। मैं आप संचालक हैं, आप सवाल पूछिएगा, दूसरों के सवालों को मुझ तक पहुंचाइएगा, मैं आपके सवाल का बिल्कुल जो अपनी क्षमता के मुताबिक जवाब बोलिए। मैं हरियाणा के ऊपर चर्चा करने के लिए हरियाणा की प्रवक्ता होने की क्षमता में यहाँ बैठी हूँ, और उसी क्षमता के हिसाब से मैं विपक्ष में हूँ, और मैं सवाल उठाने की जगह पर बैठी हूँ। यहाँ मैं जवाबदेही की, यदि सरकार की, जजपा के प्रतिनिधि की ये नीति है कि हम दूसरी जगह के जहां वो विपक्ष में, जहां भाजपा विपक्ष में बैठी है, और क्योंकि जजपा का अपना किरदार, अपना चरित्र तो है नहीं, वो तो भाजपा के ऊपर टिकी हुई एक पार्टी है, अपना वजूद अभी खोजना है जजपा को। तो लेकिन यहाँ वो यदि चाहते हैं कि मैं बाकी महिमा जी, आपका कांग्रेस का क्या वजूद है पता है आपको? मुझे लगता है हस्तक्षेप नहीं करें, उत्तेजना न दिखाएं। तो केशव जी, मैं यहाँ पर विपक्ष की भूमिका में बैठी हूँ। महिमा जी, उत्तेजना तो आपके पास, असल में आपके पास आंकड़े बताने के लिए नहीं है, आप आंकड़ों से बचने के लिए इधर उधर की बातें कर रहे हैं। आप ये बताएं कांग्रेस शासित प्रदेश में क्या हुआ, आंकड़े बताइए। आप पे एक भी आंकड़ा कांग्रेस का नहीं है। हरदीप जी, मैं आ रहा हूँ सर, मैं सबके पास आ रहा हूँ। अब आप इधर उधर की बातें कर रहे हैं, जिस पे कांग्रेस का क्या महिमा जी की बात होती है, मैं आऊंगा फिर आपके पास। हस्तक्षेप न करें, आप आंकड़ों की बात करिए। आप महिमा जी आंकड़ों की बात करिए। आप ये बताइए, मैं आगे बढ़ रहा हूँ, शासित प्रदेश में आकाश जिंदल जी के मैसेज ठीक है। महिमा जी, हरदीप जी, महिमा जी बात, मैं आऊंगा आप दोनों के पास, मैं आऊंगा। देश की जनता कांग्रेस के चरित्र को जानती है, दोनों के पास जो हाल कांग्रेस का है वो नहीं है। महिमा जी, हरदीप जी, महिमा जी, एक एक करके बात कर रहे हैं, बड़ा हेल्दी डिस्कशन चल रहा है हमारा, इंटरप्शन की जरूरत ही नहीं है, सब बात कर रहे हैं, सबको बराबर मौका दे रहा हूं मैं। आऊंगा आप दोनों के पास। ठीक है पाटला साहब, ठीक है पाटला साहब, ठीक है सर, प्लीज। आकाश जिंदल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अर्थशास्त्री हैं। महिमा जी, मैं आऊंगा आपके पास। आकाश जिंदल भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आकाश जी, स्वागत है आपका। सर, जो सिचुएशंस अभी बन रही हैं, सख्तियां बढ़ रही हैं, बाजारों के ऊपर फर्क पड़ रहा है, और लॉकडाउन की सिचुएशन बनी नहीं है, कोई तो सेमी लॉकडाउन बोल रहा है, लेकिन बनने वाली है। ऐसे में अर्थव्यवस्था जो है वो सभी सरकारों के लिए एक बड़ी चुनौती हो सकती है। कैसे देख रहे हैं एक अर्थशास्त्री के रूप में आप आने वाले समय को? देखिए, मेरे हिसाब से इकोनॉमी का बहुत नुकसान होगा। जिस तरीके से दिल्ली में अब ऑफिसेज को लॉकडाउन करने के लिए कहा गया है कि आप ऑफिस बंद करके वर्क फ्रॉम होम कीजिए, अब 80% लोग काम नहीं कर पाएंगे, इकोनॉमी इंपैक्ट होगी, और सबसे ज्यादा इंपैक्ट होगा मेरा वो भाई जो डेली कमा के खाता है। बिकॉज इकोनॉमी के अंदर क्या होता है, दोज पीपल हु आर वेल्दी, हु आर HNIs, जो ज्यादा पैसे वाले लोग हैं, वो सर्वाइव कर सकते हैं, बट सबसे ज्यादा इंपैक्ट उस व्यक्ति को आता है। अब दिल्ली की बात करें तो वो व्यक्ति जो कनॉट प्लेस में रेडी लगा के समोसे बेचता था, चाय बेचता था, जब लोग दफ्तरों में नहीं आएंगे तो मेरे उस भाई की कमाई का क्या होगा? जो मेरा भाई ऑटो रिक्शा चला के लोगों को इधर से उधर लेके जाता था, उसका क्या होगा? तो इकोनॉमी की वजह से आम आदमी को बहुत दिक्कत आएगी। ऑलरेडी इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा हाई है, पीछे WPI 14% से ज्यादा रही हुई है इन्फ्लेशन, तो महंगाई आम आदमी के खर्चे बढ़ा रही है। ऐसे में कमाई रुक जाए तो बहुत दिक्कत की बात है। तो मेरा तो ये मानना है कि इसका सबसे बढ़िया तरीका ये है, पहले हमने कोरोना की वैक्सीनेशन की, अब बूस्टर डोज में जो वो 9 महीने का पीरियड है उसको रिलैक्स किया जाए और बूस्टर डोज जल्दी से जल्दी दी जाए। सोशल डिस्टेंसिंग लोगों को प्रैक्टिस करने को कही जाए।
लोग आपस में लोगों को मोटिवेट किया जाए कि कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर करें, लेकिन इकोनॉमी को बंद ना किया जाए। बिकॉज देखिए, सबसे पहली बार जब 2020 में लॉकडाउन हुआ था, तब इकोनॉमी स्थिति में थी कि लॉकडाउन टॉलरेट कर सकती थी, लेकिन सक्सेसिव लॉकडाउन, हर साल लॉकडाउन से इकोनॉमी उस हालत में आ गई है और लोगों के फाइनेंशियल रिजर्व, जो लोगों ने जमा पूंजी इकट्ठी की हुई थी, खासकर मेरे वो भाई जिनकी कमाई कम है, वो खत्म हो चुकी है। तो ऐसे में लॉकडाउन लगाना, पार्शियल लॉकडाउन लगाना, ऑफिसेज को बंद कर देना आज की तारीख में सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है आकाश जी, मैं एग्री कर रहा हूं सर आपकी इस बात से, मैं एग्री कर रहा हूं आपकी इस बात से, लेकिन सर एक सवाल यहां पर यह है कि लॉकडाउन जो है वो निश्चित तौर पर सोल्यूशन नहीं है, लेकिन अगर सख्ती सरकारें ना करें तो फिर करें क्या सर? क्योंकि लोगों की लापरवाहियां जो हैं वो भी तो सबसे बड़ी अड़चन है ना। मलिक साहब, मैं आपसे कर रहा हूं ये सवाल। बात यही है कि आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि हम क्या बात कर रहे हैं। हम बात ये कर रहे हैं कि इकोनॉमिकल इम्पैक्ट क्या रहेगा। इकोनॉमिकल चेंजेस जो हैं वो एक बहुत बड़ा विषय है, लेकिन अगर आप उसको ध्यान से देखें तो जिस प्रकार से चीजें हुई हैं और जो रिकवरी आई है, हालांकि रघुनाथ राजन जी ने बहुत बड़े अर्थशास्त्री हैं और उनकी विचार की जो धारा है वो एक तरफ अलग परवाह करती है, लेकिन उन्होंने बोला था ये वी शेप रिकवरी जो है ये बेकार है, ये ठीक नहीं है। कभी बोलते थे इट इज नॉट सस्टेनेबल, कभी बोलते थे इट इज डेंजरस। बट आपको ये समझना पड़ेगा, ये जो भारत का एक अपना आत्मविश्वास है, अंदर से उदय का है, रेजिलियंस है, डिजायर है, ये आप कभी भी इसके साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। वो समा गया जब आपको मैनचेस्टर से बुलाना पड़ती थी चीजें, वो समा गया जब आपको रोम में घूमता था। आज भी कुछ लोग रोम घूमते हैं, लेकिन रोम जो था वो रोम में था, वो हट गया। अब जो है आत्मनिर्भर भारत की बात हो रही है, हर स्टेप पे आगे बढ़ रहे हैं। आप मेरे को ये बताएं, आज के समय में ये कहानी तो आप सबको पता है कि हम कितने पीपीई बनाते थे, आज क्या स्थिति है, हम वेंटिलेटर क्या बनाते थे, आज क्या स्थिति है। हम वैक्सीन हमारे पास कब पोलियो की आई, कब डिप्थीरिया की आई, कब डीटीपी की आई, और आज हमने कितने समय में कितनी वैक्सीन बना ली, कितनी एक्सपोर्ट कर दी, कितनी लग भी गई। 150 करोड़ से ऊपर वैक्सीन इस देश ने अपनी स्वनिर्मित लगा ली है। रमन जी, तो वो क्या दिखाता है? बिल्कुल मैं एग्री कर रहा हूं सर आपकी इस बात से, और आकाश जी भी यही कह रहे हैं, सर मैं एग्री भी कर रहा हूं आपकी इस बात से। लेकिन देखिए सवाल क्या है यहां पर, जो एक नया चैलेंज है वो ये कि नॉर्मल स्थिति की जब हम बात कर रहे हैं, फाइनेंशियल जो रिजर्व था जिसका जिक्र आकाश जी ने भी किया, वो सरकारों के पास भी था, लोगों के पास भी था। हम गवर्नमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से सरकार के लिए भी आएगी ना। हाँ, वही मैं कह रहा हूं ना सर कि ऐसे समय में जब सरकार को केवल देना ही देना होगा, ऐसे समय में जब सरकार को केवल देना ही देना होगा, सरकार के सोर्सेज ऑफ इनकम कम हो जाएंगे सर, तो वहां पर क्या? हाँ, सरकार के पास हर सोर्स जो है वो पब्लिक के लिए है। सरकार कोई ये नहीं करना चाहती, ये वो सरकारें नहीं है जो 1 लाख कुछ हजार करोड़, 2 लाख करोड़, 3 लाख करोड़ का घपले कर जाती थी। ये वो सरकार है जो आना पाई हर चीज देश के लिए समर्पित रखती है और वो देश के ही काम आता है। और जितने भी कोशिश कर सकें, हम व्यवसाय के नए से नए साधन बनाते हैं, हम गवर्नमेंट की स्कीम्स इतनी लेकर आते हैं, काम इतने लेकर आते हैं कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर के हों, जो और यानी कि आपका कहना है कि अगर लॉकडाउन भी हो गया तो सरकार की इनकम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम कमी नहीं छोड़ेंगे जितनी देर अगर खुदा ना खास्ता ये हुआ कि हमको थोड़ी देर के लिए अगर तूफान के बीच में आराम से सर झुका के बैठना है, हम वो समय भी निकालेंगे और उसके बाद उसको भरपाई करने के रास्ते भी निकालेंगे। भरपाई के रास्ते भी ठीक है। मैं आकाश जी के पास आ रहा हूं, आकाश जी बोलना चाह रहे हैं। आकाश जी, हरियाणा पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा आप बताइए, क्योंकि रमन मलिक जी का कहना है कि हमारे पास इतना रिजर्व है कि लिक्विडिटी मेंटेन रह सकती है, कोई दिक्कत नहीं आएगी उसमें। देखिए, सबसे पहले
तो मैं पैन इंडिया डेटा दे दूं, फिर हरियाणा का भी दे दूं। मलिक साहब को आइडिया होगा, -7.3% जीडीपी ग्रोथ पिछले फाइनेंशियल ईयर की रही है। मोदी साहब की और बीजेपी की मैं पूरी इज्जत करता हूं, बहुत अच्छे प्रधानमंत्री है मोदी साहब, बट आज की तारीख में इकोनॉमी उस तरीके से नहीं चल रही। रेजिलियंस है इंडियन इकोनॉमी में, इसके बारे में कोई शक नहीं है, बट इन्फ्लेशन भी अपनी जगह हाई है। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात मैं जो रूलिंग पार्टी के सामने, हरियाणा की रूलिंग पार्टी के सामने रखना चाहता हूं कि आज आम आदमी और सरकार के बीच अगर किसी ने इकोनॉमी का नुकसान सहना है तो वहां सरकार को शॉक अब्जॉर्बर बनना चाहिए, आम आदमी को रिलीफ देना चाहिए। आम आदमी इस जो है कोरोना के फाइनेंशियली बहुत बुरी तरह पिस गया है। देखिए, पहला लॉकडाउन वो ऑब्जॉर्व कर गया, दूसरा फिर तीसरा सक्सेसिव लॉकडाउन से आम आदमी की कमर टूट चुकी है। मैं माफी के साथ कहना चाहूंगा, पॉलिटिशियन मित्रों के लिए बहुत इजी है टीवी पे आके स्टेटमेंट देना, बट एक बिजनेसमैन और उसके कर्मचारियों से पूछिए कि उनकी फाइनेंशियल कंडीशन क्या है। आज पर कैपिटा इनकम वाइज इंडिया कहां पे है, हरियाणा कहां पे है, और हरियाणा की सरकार के ऊपर आज फाइनेंशियल की बात करें, किस तरह का लोन है, किस तरह का डेट बर्डन है, तो आज की तारीख में बहुत जरूरी है कि आम आदमी को रिलीफ दिया जाए। तो इसलिए आम आदमी को रिलीफ देना, आप देखिए बिजनेसमैन के लिए होता क्या है, कोई तनख्वाह नहीं देता, उसके 6 महीने के फाइनेंसेस को बिगाड़ देता है। प्लीज लिसन टू मी सर, मुझे मेरी बात रखने दे सर, मेरी आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है, कृपया मुझे बात रखने दे अपनी। मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का रिप्रेजेंटेटिव नहीं हूं, मैं इस देश का आम आदमी और इकोनॉमिस्ट हूं। 1 महीने का लॉकडाउन बिजनेसमैन के 6 महीने के फाइनेंसेस और रेवेन्यूज बिगाड़ देता है। प्लीज इस बात को सुनिए और समझिए, आम आदमी से कनेक्ट कीजिए, और अगर बिजनेसमैन इंपैक्ट होता है तो उसके साथ जो उसके 40 या 60 कर्मचारी हैं वो भी इंपैक्ट होते हैं। तो ऐसे में बहुत जरूरी है कि हम वैक्सीनेशन को जो है प्रायोरिटी दें। आपकी सरकार ने वैक्सीनेशन की है, उसके बारे में हम तारीफ करते हैं, बट अब बूस्टर डोज जो है जल्दी से जल्दी लगाई जाए। वो जो 9 महीने का पीरियड है उसको रिड्यूस किया जाए ताकि लोगों की इम्यूनिटी को बढ़ा सके। अभी हमारे एंकर ने पूछा कि सरकार क्या कर सकती है। सरकार ये कर सकती है कि बूस्टर डोज का टाइम जो है गैप वो कम करे, बूस्टर डोज जल्दी से जल्दी अवेलेबल कराए, उससे लोगों की इम्यूनिटी बढ़ेगी। इसमें मैं जो है मोदी साहब की तारीफ करूंगा कि बहुत बड़ा जो है वैक्सीनेशन कैंपेन रखा गया है, बट अब बूस्टर डोज जल्दी दी जाए, उससे लोगों को भी लापरवाही नहीं करनी चाहिए, बट लोगों को जो है थोड़ा हम स्ट्रांग बना देंगे, इसको फेस करने में कोरोना रेजिस्टेंट बना देंगे, क्योंकि हमें आम आदमी को बीमारी से ही बचाना है, लेकिन साथ के साथ उसे भूखा भी नहीं मारना है। उसको उतना जो है कमाने को भी देना है कि वो अपने बीवी बच्चों का जो है पेट भर सके। राजनेता तो स्टेटमेंट दे देंगे, बहुत इजी है, बट आम आदमी की जब फाइनेंसिस की बात है तब एक एक पैसा उसे अपनी दाल रोटी का हिसाब करना पड़ता है। वो चीज बहुत जरूरी है। एज एन इकोनॉमिस्ट आप कहें तो मैं स्टेट की जीएसडीपी पर कैपिटा इनकम पूरा डेटा रख सकता हूं, बट मैं पूरा डेटा जो है अगर आप मुझे समय दे तो एक एक करके पूरा डेटा आपके सामने रखिए सर, आप बिल्कुल रखिए, हम हेल्थ डिस्कशन करेंगे उसके ऊपर, आप पूरा डेटा रख सकते हैं। मैं हरदीप जी के पास आ रहा हूं तब तक बात रखने के लिए। हरदीप जी रखिए अपनी बात। देखिए, आकाश जिंदल जी ने एक बात कही थी कि बूस्टर डोज लगाई जानी चाहिए। मैं इनको एक बात कहूँ जी, नया वेरिएंट आया है कोरोना का, इसके अंदर सबसे पहले ये इफेक्ट 15 से जो छोटे बच्चे हैं उनको भी कर रहा है। इसलिए गवर्नमेंट की जो पहली हुआ है कि जिनको 2 डोज लग चुकी है, बूस्टर डोज की अपेक्षा पहले बच्चों को वैक्सीनेशन बहुत जरूरी है, और 0 से 18 साल के जो बच्चे हैं 15 से 18 इनके लिए भी, क्योंकि ये उनके लिए भी खतरनाक है, इसलिए उनके लिए वैक्सीनेशन शुरू कर दी गई है। और जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं, जो जिन्होंने वहां पे काम करना है, हॉस्पिटल्स में काम करना है, उनको बूस्टर डोज लगानी शुरू हो गई है। ठीक है। और जो उन्होंने अभी कहा कि गवर्नमेंट क्या कर सकती है, देखिए मैं बता रहा हूं, पिछली बार मैंने भी इनकी बात को पहले कहा कि हम गवर्नमेंट का काम होता है कि कम से कम जीवन यापन के लिए उनको पैसे उनके खाते में डाले जाए। आकाश जिंदल जी की जो ये बात है, तो देखिए पिछले लहर के अंदर भी सारे मेघालय हरियाणा के अंदर भी और दूसरे प्रदेशों में भी इसको लागू किया गया था। पाटला साहब बिल्कुल एग्री कर रहे हैं इस बात से सर, लेकिन सवाल इस बात का अभी ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है कि सरकार जो है वो आम आदमी को कैसे देगी। हम तो चिंता इस बात की कर रहे हैं कि जब सब कुछ बंद होने की कगार हो जाएगी तो सरकार कहां से कमाएगी सर।
नहीं, आप वो देखिए, सरकार के पास पर्याप्त साधन है कमाने के। देखिए, कोई जरूरी नहीं है कि अब ये देखिए, बताइए साधन बताइए। अब ये महामारी देखो, इंडिया के अंदर तो है नहीं है ये, पूरे वर्ल्ड की जो स्थिति है, फिर भी उसको भी देखते हुए इंडिया की स्थिति और जहां तक हरियाणा की स्थिति फिर भी ठीक है। नहीं, बिल्कुल। आप ये देखिए, पिछले कोरोना काल के अंदर अमेरिका जैसे बड़े बड़े देश भी हिल गए थे। एक भारत देश ऐसा था जिसकी अर्थव्यवस्था फिर भी बराबर थी। नहीं सर, अर्थव्यवस्था तो देखिए सबका ही वो वी शेप रिकवरी वाली बात यहां पर थी, सबकी डाउन गई थी, सबने ग्रो भी किया था, और जीडीपी भी आने में अभी थोड़ा सा स्ट्रगल हमें करना पड़ेगा। लेकिन मैं तो ये पूछ रहा हूं ना सर, मलिक साहब अगर कह रहे हैं कि हमारे पास है अच्छा खासा, हमें किसी प्रकार की कोई चिंता वाली बात नहीं, तो ठीक है, हम भरोसा कर लेते हैं उस बात के ऊपर। नेगेटिव में गई थी जीडीपी ग्रोथ। हाँ, बिल्कुल नेगेटिव -7.3% पिछले फाइनेंशियल ईयर में। नेगेटिव ऑन व्हाट बेसिस? नहीं, जब आप जिंदल साहब जब कोई महामारी आती है, देयर इज ओनली वन बेसिस, पूरे वर्ल्ड के अंदर महामारी है, बीइंग सप्लाइड एंड दिस इज ऑथेंटिक डेटा which is accepted by the government, sir. So there is no 2-3 basis. There is only one basis on which GDP is calculated in this country, and the entire country has acknowledged that data that GDP for the last financial year was negative 7.3%, minus 7.3%, sir. एक मिनट, सामान्य परिस्थिति के अंदर जिंदल साहब, अगर सामान्य परिस्थिति है, देश के अंदर सामान्यता है और फिर जीडीपी नीचे जाए तो बिल्कुल विचारणीय बात होती है। लेकिन अगर असाधारण परिस्थिति है, वो ये महामारी है, कोई जंग है, उसमें फिर साधारण परिस्थिति नहीं होती। प्लीज डू नॉट वेयर इकोनॉमिक हैट व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट। No, sir. What happens is, if we compare our country with other countries, our GDP growth went much lower than other countries. That is what I say. प्रकाशी में आ रहा हूँ आपके पास। प्रकाशी में मैं आता हूँ। रमन साहब, मलिक साहब, मेरा सवाल आपसे। GDP growth मलिक सवाल मेरा सवाल आपसे। मलिक साहब, आपकी स्टेटमेंट, जिंदल साहब, पाटला जी एक मिनट। मलिक साहब, मेरा सवाल आपसे, सर आपकी स्टेटमेंट ही आपकी स्टेटमेंट को कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है। एक तरफ आप कह रहे हैं कि सामान्य परिस्थितियों के अंदर जो है वो इकोनॉमी जीडीपी डाउन नहीं जाती है, वो असामान्य परिस्थितियां होती है तभी जाती है। बिल्कुल मान रहा हूं सर इस बात को। जब असामान्य परिस्थितियां होती हैं, महामारी होती है, तो जीडीपी इकोनॉमी डाउन जाती है। हमारी नहीं गई, प्रदेश की नहीं गई, देश की नहीं गई, पूरी दुनिया की गई। एडमिट किया मैंने आपकी इस बात को। लेकिन मैं जब उसी आने वाली चुनौती की बात कर रहा हूं तो आप कह रहे नहीं हमारे पास अच्छा खासा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। स्थिति तो वो भी असामान्य होगी ना सर। या तो जनता को इस बात का विश्वास दिलाइए कि भाई जब टैक्स कलेक्शन नहीं होगा, जब इंडस्ट्रीज काम नहीं करेंगी, जब बाजार बंद होगी, तो भी हम कमा लेंगे। कहां से सर? सवाल पूछते हो तो उसका जवाब भी लिया करो। और पाटला साहब को बोलूंगा कि थोड़ा तो सवाल तो पूरा होने दीजिए। $40 बिलियन का रिजर्व लेकर बैठे हैं। हमने जब रिकवरी आई तो सामान्यता जो 1,10,000, 1,05,000, 1,03,000 करोड़ का जीएसटी कलेक्शन था, वो 1,32,000 करोड़ तक भी कलेक्शन हुआ। जो वी शेप रिकवरी आई उसमें भी हुआ। हमने ये सुनिश्चित करा है कि लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म और बैलेंस्ड अप्रोच के साथ हम चले। हाँ, ये मानता हूं कि महामारी के अंदर, वॉर के अंदर एक्सपेंडिचर ज्यादा होते हैं, बट सरकार उसको एक साल पे नहीं देखती। सरकार उसको मीडियम टू लॉन्ग टर्म होराइजन पे देखती है कि कैसे उन्होंने उसको एस्टैब्लिश करना, कैसे उसको बनाना। मैं आपको बहुत खूबसूरत एक वाकया बता देता हूं जो इकोनॉमिक्स से ही रिलेटेड है कि जब भारत के अंदर 1990-91 का वक्त था, मनमोहन सिंह जी फाइनेंस मिनिस्टर थे। उस समय बात आई कि भारत की अर्थव्यवस्था बहुत बुरी हालत में थी और विषय ये था कि क्या करा जाए। तो उस समय मनमोहन सिंह जी ने नरसिम्हा राव जी को ये सजेस्ट करा कि इस सिचुएशन से निकलने का एक ही रास्ता है और वो है कि डिवैल्यूएशन ऑफ द करेंसी। इसके लिए जब सजेशन हुई और नरसिम्हा राव जी ने बात को उन्होंने सजेस्ट करा कि कांग्रेस से आप बात करिए, क्या आप सबको मना लेंगे? तो उन्होंने बोला देखिए काम बड़ा मुश्किल है कांग्रेस में सबको मनाना। लेकिन फिर उन्होंने आधे घंटे बाद मनमोहन सिंह जी को फोन करा और बोला कि आप मेरे दफ्तर आ जाइए, वी आर गोइंग अहेड। तो उस समय मनमोहन सिंह जी ने जब ये पूछा कि ये क्या हुआ, तो बोलते मेरे को एक व्यक्ति से बात करनी थी और वो थे अटल बिहारी वाजपेयी, जो कि भारत के प्रमुख विपक्षी नेता थे। मैंने उनसे बात करी और ये बताया कि इस समय देश की ये हालात है
और ये करना अनिवार्य है, क्या आप हमारा साथ देंगे? और देश इकट्ठा होके उस वक्त लड़ा। तो मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि असाधारण समय के अंदर वो एक फाइनेंशियल वॉर क्राइसिस था, उस समय भी भारत इकट्ठा होकर लड़ा, आज भी भारत इकट्ठा होकर लड़ लेगा। इधर उधर के 2-4-10 बयान से कोई भारत का भविष्य नहीं बदलेगा, लेकिन हाँ, अगर हम इकट्ठे होकर नहीं लड़ते हैं तो जरूर फर्क आएगा। अपने आप को कॉन्ट्रडिक्ट करना, चेक करना अच्छी बात है, लेकिन अपने आप को हमेशा नीचे रखना गलत बात है। ठीक है, महिमा जी मैं आपके पास आ रहा हूं। मलिक साहब की बात का भी आप जवाब दे सकते हैं। साथ साथ वो ये भी कह रहे हैं कि सरकार के पास पर्याप्त खजाना है, सरकार के पास पर्याप्त रिजर्व है, व्यवस्थाएं हैं इनकम की। विपक्षी पार्टी है आप हरियाणा के अंदर, नजर तो आप भी रखे हुए होंगे सरकार के पास क्या कुछ है क्या कुछ नहीं है। हम तो केशव जी एक बात पर नजर जरूर रखे हुए हैं कि हमारे युवाओं के पास रोजगार नहीं है। लगातार हरियाणा देश भर के अंदर सबसे पीछे है रोजगार के अंदर। अभी थोड़ी देर पहले जब बात हो रही थी तो बात हो रही थी नए व्यवसाय खड़े करने के लिए, इनोवेटिव आइडियाज के लिए आने के लिए। देखिए, सरकार का दायित्व है अपने युवाओं के लिए, अपने नागरिकों के लिए साधन संसाधन पैदा करना, उनका सृजन करना, नई नई अवसरों को पैदा करना, नई नीतियां बनाना। लेकिन रोजगार नहीं है। वो कौन से खजाने की बात कर रहे हैं ये भाजपा के प्रतिनिधि या भाजपा बेहतर जानती होगी। और हम तो लगातार श्वेत पत्रों की मांग करते रहे हैं केंद्र से भी और राज्य से भी कि आपकी क्या नीतियां हैं, उसे लेकर श्वेत पत्र दे दीजिए ना नागरिकों को और दिखा दीजिए कि आपकी क्या नीतियां हैं। मैडम, सवाल उठा रहे हैं विपक्ष के अंदर बैठ के, बीच में न बोले, कृपा करके बीच में न बोला करें। अपने अवसर, आपके अवसर में हम नहीं बोलते केशव जी, कृपा करके सुनिश्चित करें। हम बिल्कुल उल जलूल तो तभी बोल रहे। यदि हम चुप है उसका मतलब नहीं है कि आप उल जलूल नहीं बोल रहे। यदि कांग्रेस के प्रवक्ता चुप रहते हैं उसका ये अर्थ न निकालें कि आपकी सारी बातें सही हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपके झूठ और जुमले जो है उसको हम चुप रहकर सुन रहे हैं तो हम उसमें हामी भर रहे हैं। ठीक है, मलिक साहब वो सुन रहे थे, आप रमन जी वो सुन रहे थे, मैं दोबारा आ जाऊंगा आपके पास। भाजपा की बात हो रही है, भाजपा की जिस तरह की नीतियां रही हैं, जिस तरह के जुमले रहे हैं, हम चुप रहकर सुनते हैं ना। हम सवाल उठा रहे हैं, सवाल को सुनना चाहिए। सवाल हमारा, हमने यही कहा कि श्वेत पत्रों को लेकर के लगातार मांग रही है, जो आज तक भाजपा ने, हमारी सरकार ने, हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने, माननीय प्रधानमंत्री ने आज तक जारी नहीं किए हैं। बीच में बोलने का एक ही कारण होता है उत्तेजना और हस्तक्षेप करने का एक ही कारण होता है अनुशासनहीनता, वरना अपने अवसर का इंतजार करें। मैं पूरी नहीं हूँ, मैं अपने अवसर के बाद चुप हो जाऊंगी, उसके बाद भरपूर अवसर रहेगा। केशव जी 2 मिनट में महिमा जी की बात का जवाब देना चाहता हूँ। आऊंगा मैं आपके पास। एक मिनट केशव जी। ठीक है महिमा जी, जल्दी पूरा कीजिए, 30 सेकंड जल्दी। जजपा के उत्तेजित प्रवक्ता इससे पहले कि दोबारा बोले, मैं उनकी पिछली बात को भी कह देना चाहती हूँ। देखिए, हरियाणा के अंदर आबकारी विभाग किसके पास है? शराब का जो लिकर स्कैम पीछे भी हुआ था, शराब का जो पूरा विभाग है उसको कौन देखता है? अभी 3 हफ्ते पहले ही शराब पीने की उम्र को कम किया गया है और आज जरूरत की दुकानों के ऊपर रोक है। चाहे ये कहें कि हमने उन्हें अलाउ किया हुआ है, लेकिन 6 बजे पुलिस आकर सब जगह। और महिमा जी, आपके मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के ऊपर तो केस चल रहा है, आप किसानों की बात करते हो, जिम्मेदारी उनके आगे। फाइनल कमेंट ले रहा हूँ मैं, फाइनल कमेंट ले रहा हूँ। मेरे पास समय की कमी है, मेरे पास समय की कमी है। मैं एक बार सबके पास आ रहा हूँ। ठीक है महिमा जी, मैं सबके पास आ रहा हूँ सर, एक बार मैं सबके पास आऊंगा। आप लोग जितना इंटरप्शन करेंगे समय उतना ही कम मिल पाएगा। ठीक है महिमा जी, प्लीज, मैं एक बार अब सबके पास आ रहा हूँ। फाइनल कमेंट है, जितना इंटरप्शन होगा आप लोगों को ही समय कम मिल पाएगा। मैं आकाश जी से शुरुआत कर रहा हूँ, पाटला साहब फिर मैं। ठीक है आकाश जी मैं आपके पास आ रहा हूँ। जी मुझे बोलने का समय दीजिए। जी जल्दी से। आकाश जी मैं आपके पास आ रहा हूँ। मेरी सबसे पहले अपने पॉलिटिशियन फ्रेंड से रिक्वेस्ट है, किसी भी पार्टी के हो, कि आज आम आदमी की जान के साथ साथ रोजगार, दोनों चीजों का ध्यान रखें। डेटा मैं बहुत दे सकता हूं, बट आम आदमी की फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं है, तो प्लीज उसकी जान और उसकी रोजगार, उसकी सेहत, ये हम सबकी जिम्मेवारी है। और मेरे जैसे इकोनॉमिस्ट या आम आदमी से ज्यादा हमारे नेताओं की, तो आई थिंक जो है इस चीज को प्रेफरेंस दी जाए। हमें बैलेंस बना के चलना है।
इकोनॉमी भी चलानी है, लोगों को बचा के भी रखना है। ठीक है सर। लोगों को जो है भूख भी जो है नहीं, जो है लोगों के भूख से भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए और लोगों की हेल्थ भी सही रहे। और ये तरीके हमारे नेताओं को और पॉलिसी मेकर्स को ही निकालने होंगे। ठीक है सर, इसीलिए हमने उनको इलेक्ट करके बिठाया है। ठीक है सर, जान भी। हरदीप पाटला जी रखिए अपनी बात, फाइनल कमेंट जल्दी से सर। केशव जी देखो, आकाश जिंदल जी की बात को मैंने पहले ही कहा था कि सरकार का काम होता है इंडस्ट्री भी चले और गरीब आदमी भी चले, क्योंकि ये जो हमारा जो समाज है सभी को मिलकर चलता है। इसलिए निश्चित तौर पर ऐसी नीतियां बनाई जाएंगी ताकि संपूर्ण लॉकडाउन, देखिए अगर बिल्कुल ही महामारी सिर से ऊपर चली जाती है तो देखिए लॉकडाउन भी लगाना पड़ सकता है, लेकिन सरकार की कोशिश है कि इंडस्ट्री भी चलती रहे और लेबर जो तबका है उसको भी दिक्कत ना आए। और एक मिनट, मैं जहां तक महिमा जी की एक बात का जवाब दे दूं, ये कहते हैं युवाओं को और रोजगार का बहुत ध्यान देना चाहिए। इन्होंने तो इनके टाइम में युवाओं ने रोजगार का इतना ध्यान दिया था, इनके भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी सोनीपत से हार गए, दीपेंद्र हुड्डा जी रोहतक से हार गए। ठीक है सर, ठीक है। इन्होंने इतना ध्यान रखा था कि नेता हार गए वहां से। ठीक है सर, महिमा जी से फाइनल कमेंट ले रहा हूं। महिमा जी जल्दी से, फिर मैं रमन जी के पास 30 सेकंड में। सबसे पहले तो केशव जी जजपा के प्रवक्ता तय कर ले, वो सत्ता पक्ष में है या विपक्ष में बैठे हुए हैं। जिस तरह सवाल करते हैं लगता है विपक्ष में आने की तैयारी कर रहे हैं। और मैं सिर्फ सचिन शालिनी जी की एक बात से अपनी बात खत्म करूंगी, मैं तुम पर हर बार भरोसा करता हूं, इतना सच्चा झूठ तुम्हारा होता है। ठीक है, रमन जी फाइनल कमेंट जल्दी से सर। कुछ अपनी फितरत बता गए कांग्रेस वाले, उसमें कोई बात नहीं, और कांग्रेस के कार्यकर्ता ऐसे ही आपस में बात करते हैं। लेकिन मैं उस पर ना जाते हुए सिर्फ इतनी सी चीज बोलूंगा कि महिमा जी कभी घर से बाहर निकला करो तो आप देखोगे 9 बजे भी पंसारी की दुकान भी खुली है, सब्जी की दुकान भी खुली है, दूध सब्जी की दुकान भी खुली है। वो अलग बात है कि आप ऑर्डर कर देती होंगी और लोग आपके आगे पीछे आ जाते होंगे देने, लेकिन मैं आज जो आपको बात बोल रहा हूं बड़े स्पष्ट रूप से बोल रहा हूं कि सरकार हर विषयों को बड़े गंभीरता से देख रही है। ठीक है सर। शुरू में ही हम उसको अगर जड़ से निकालने की कोशिश करेंगे, जितना उसको बचाने की कोशिश करेंगे, परहेज जो है वो दवा दारू से ज्यादा आसान होता है। ठीक है सर, तो परहेज कर लें, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। ठीक है सर, बहुत धन्यवाद आपका रमन मलिक जी, आकाश जिंदल जी, महिमा जी, हरदीप जी, इस चर्चा में शामिल होने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। लेकिन खबरों का सफर लगातार जारी है।